हेलो फ्यूचर टीचर्स, आपका स्वागत है इस चैनल पे। और हम बात कर रहे हैं लर्निंग के बारे में, और लर्निंग के बारे में हमने बहुत सारे टाइप के ऊपर बात किया, और आज हम बात करने वाले हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में, अनुभवात्मक अधिगम के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हमने क्या बात किया था? तो फॉर्मल लर्निंग के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, फॉर्मल लर्निंग क्या होता है? तो एक क्लासरूम के अंदर होता है और जिसके लिए हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, एक क्लासरूम के अंदर होता है और हमको क्या होता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है इसके लिए। हम ये बात कर चुके हैं। ठीक है, और जो इनफॉर्मल लर्निंग होता है इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। हाँ, ये स्कूल में ही होता है लेकिन इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जैसे कोई एक्टिविटी के जरिए, खेल के जरिए जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसकी मार्किंग नहीं की जाती है, उसके बारे में कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। या फिर ये कह सकते हैं, तो ऐसा काम तो स्कूल के बाहर भी हो सकता है कि कुछ उसको एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चे को कुछ सिखाएं। तो छोटी मोटी लॉन्ग एंड शॉर्ट आप कह सकते हैं कि वैसा लर्निंग का वैसा सिस्टम जहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस हो, और उसके लिए जब वो सीख लेता है तो उसके लिए उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। उसको असेसमेंट के बाद, इवैल्यूएशन के बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वो फॉर्मल लर्निंग होगा। और जिसमें सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, ठीक है, उसको एक्टिविटी के माध्यम से उसको क्या करते हैं, हम उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। जो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम इवैल्यूएशन करते हैं लेकिन उसका कोई हम सर्टिफिकेट बच्चे को नहीं देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल लर्निंग हो जाएगा। तो मुख्य रूप से क्या होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। लेकिन इनफॉर्मल को भी अगर हम कैरेक्टराइज करें आगे, तो एक तो हुआ कि एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चों को सिखा रहे हैं, हमको पता है कि हम क्या सिखाने वाले एक्टिविटी के माध्यम से। लेकिन क्या होता है, लाइफ में एक्सपीरियंस के माध्यम से भी क्या होता है, बच्चा खुद से सीखता है। तो हम उसी के बारे में आज जानने वाले हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग एक्टिव पार्टिसिपेशन, रिफ्लेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू रियल सिचुएशन। जो लाइफ के जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसमें क्या होता है कि भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, बच्चे की सक्रिय भागीदारी होता है, लर्नर का वो चिंतन करता है उन वास्तविक परिस्थितियों के बारे में और वह ज्ञान प्राप्त करता है। तो ऐसा इस तरह का अनुभव क्या होगा, तो अनुभवात्मक लर्निंग होगा, एक्सपीरियंस लर्निंग होगा। आप महसूस करेंगे कि ये इनफॉर्मल लर्निंग के जैसा ही है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस जो होगा उसको आप क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी इसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। यहाँ भी क्या हो, ये भी क्या होगा, तो फ्लेक्सिबल होगा इनफॉर्मल लर्निंग की तरह। इसके फीचर्स क्या है? पहला है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा क्या है, खुद से करके सीखता है। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, खुद से वो क्या करता है, एक्टिविटी करता है, फिर वो सीखता है। दूसरा है अनुभव, रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंस टू फॉर्म कॉन्सेप्ट्स, वो खुद से क्या करता है, अनुभव के बेसिस पे उसको जो एक्सपीरियंस मिलता है उसके बेसिस पे वो क्या करता है, उस पर चिंतन करता है, थिंकिंग करता है, और नए नए कॉन्सेप्ट खुद से बनाता है वो। ठीक है, उसका कंक्लूजन निकालता है। थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग टू सोल्व रियल प्रॉब्लम्स, यानी कि उसने जो एक्सपीरियंस के माध्यम से जो सीखा है उसको वो क्या करता है, रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उसको वो समाधान करने में उसका प्रयोग करता है। ठीक है, फोर्थ है इटरेटिव एक्सपीरियंस, आवर्ती चक्र के बारे में हम, इटरेटिव मीन्स होता है एक चक्र के बारे में जो कि आगे जानने वाले हैं। उसमें क्या होता है, पहले बच्चा क्या करता है, एक्सपीरियंस प्राप्त करता है, उसके बाद उस पर चिंतन करता है, चिंतन करने के बाद क्या होता है, कंसेप्चुअलाइजेशन करता है वो, यानी कि वो उस पर संकल्पना करता है, कॉन्सेप्ट बनाता है, और उसके बाद क्या करता है, उसको फिर वो क्या करता है, रियल लाइफ में उसको यूज करता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, इसको देने वाले कौन थे, तो डेविड कोलब एक साइंटिस्ट थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, ये इस साइकिल के बारे में बताया था। उन्होंने क्या कहा था कि पहला स्टेज जो बच्चे का होता है वो लर्निंग बाय डूइंग, किसी एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद उसको क्या होता है, कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। एक्सपीरियंस मिलने के बाद बच्चा क्या करता है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, उस पर क्या करता है, वो चिंतन करता है। ठीक है, चिंतन के बाद क्या होता है, अपने मन से उस पर कुछ कंक्लूजन निकालता है, वो कुछ कॉन्सेप्ट बनाता है कि हाँ, इस तरह की बातें ट्रू है।
यानी कि वो अपने मन से कुछ कॉन्सेप्ट बनाता है जिसके बेसिस पे वो क्या करता है, आगे अगर कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उस प्रॉब्लम को वो सोल्व करता है। यानी कि कंसेप्चुअलाइजेशन के बाद वो क्या करता है, तो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करता है, यानी कि क्रिया करता है। उसने जो सीखा है, जो अनुभव प्राप्त किया है, जिसके बेसिस पे उसने चिंतन किया है, फिर क्या किया, उस पे एक कॉन्सेप्ट बनाया है, एक अवधारणा तैयार किया है, उसके बाद उसको क्या करता है, रियल लाइफ के प्रॉब्लम में उसका यूज करता है, उसको एक्सपेरिमेंट, एक तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करता है जो उसने सीखा है। तो उसको देने वाले कौन थे, डेविड कॉल्ब थे। ठीक है। अब है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अनुभवात्मक अध्ययन के क्या उदाहरण क्या है। ठीक है। जैसे अगर क्लासरूम में कोई साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या फिर लैब प्रोजेक्ट होता है, तो उस समय क्या करता है, बच्चा उसको देखता है। ठीक है। और साथ में वो क्या करता है, उसको एक्टिविटी कराई जाती है तो उसमें पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट करने के बाद क्या करता है, वो थिंकिंग करता है। अच्छा, अगर केमिस्ट्री लैब की बात करें तो इस केमिकल को मिलाने से ये बनता है, इसका कलर ये होता है। ठीक है। तो इस सब को वो क्या करता है, खुद से भी कर रहा है, उस पर थिंकिंग भी कर रहा है, और उसके बाद कॉन्सेप्ट बनाया। अच्छा, जब भी अगर हम इसको रिएक्शन कराएंगे इस केमिकल का इस केमिकल के साथ, तो ये रिजल्ट हमेशा आएगा। तो अगली बार वो क्या करता है, फिर उसको एक्सपेरिमेंट खुद से उसको क्या करता है, फिर करने की कोशिश करता है कि जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है, जो बात हमने समझा है, चिंतन किया है, एक्सपीरियंस के बाद जो हमने थिंकिंग किया, उसके बाद जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है, एक अंडरस्टैंडिंग तैयार किया है खुद के भीतर, उसको वो क्या करता है, अप्लाई करने की भी कोशिश करता है। इसमें फील्ड ट्रिप क्या है, ये भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक मेथड है। जैसे किसी बच्चे को फील्ड ट्रिप पे ले जाया जाता है, कहीं घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद बच्चा क्या करता है, अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है आसपास की एक्टिविटी के बारे में। क्या करता है, कम्युनिटी सर्वे हो गया। ठीक है। जैसे किसी कम्युनिटी में जाकर के वहाँ सबके बारे में, एजुकेशन के बारे में, बहुत तरह की क्या-क्या सुविधाएँ हैं उस कम्युनिटी में, सबके बारे में वो क्या करता है, एक ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है। उसके बाद वो कुछ कंक्लूजन निकालता है। अच्छा, सोसाइटी में अगर ये सारी चीज़ें हैं, अगर असुविधा है, फैसिलिटी की कमी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन सब सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो वो फिर अप्लाई करता है कि दूसरे कम्युनिटी में जाकर के कि इस तरह की समस्या वहाँ है, तो उसका प्रॉब्लम भी उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो पहले तो वो क्या करता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी खुद से जा करके वो सीखता है। उसके बाद वो क्या करता है, थिंकिंग करता है। उसके बाद वो कॉन्सेप्ट बनाता है, एक अवधारणा बनाता है। उसके बाद वो क्या करता है, तो अप्लाई करता है। ठीक है। उसके बेसिस पे उसको अगर नया डेटा मिलता है, फिर से कहीं जाकर के वो क्या करता है, उसको अप्लाई करता है जो उसने सीखा है। इंटर्नशिप उसी तरह का, जैसे कि आपने अगर बीएड किया होगा तो उस दौरान आपने देखा होगा, बीएड किया ही होगा आपने। अगर आप डीएलएड किया होगा तो भी आप इंटर्नशिप में हो सकता है आप गए होंगे डीएलएड के दौरान। बीएड में तो डेफिनेटली 4 महीने का इंटर्नशिप होता है। तो उसमें आप क्या करते हैं, वहाँ जाकर के पहले तो फर्स्ट ईयर में ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हैं, सिर्फ देखने के लिए जाते हैं उसको, ताकि आपको देख करके एक्सपीरियंस हो। ठीक है। और सेकेंड टाइम क्या होता है, आप जाते हैं तो खुद से पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने के बाद क्या होता है, हमको अनुभव होता है क्लासरूम में। ठीक है। उस पे थिंकिंग करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। अच्छा, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएँगे तो बच्चे अच्छे से समझेंगे। फिर हम क्या करते हैं उसके बाद, वो जो हमने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है पढ़ाने का, एक हमने एक अवधारणा तैयार किया है कि इस तरह से अगर पढ़ाया जाए तो बच्चे अच्छे से समझेंगे। तो ये हर टीचर का सिमिलैरिटी तो होगी, लेकिन फिर भी कुछ-कुछ डिफरेंसेस होगा। क्लासरूम में एग्ज़ाम्पल बताने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें कॉमन होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो सबका डिफरेंट-डिफरेंट होगा। इंटर्नशिप पे आपने महसूस किया होगा, यानी कि सब खुश होते हैं, सबके अपने-अपने एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है? उसके बाद उसकी अपनी-अपनी सबकी लर्निंग होती है, उस सबने अपना कॉन्सेप्ट तैयार किया है, और लाइफ़ में जब वो टीचिंग करने जाएँगे तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, और उस टीचिंग के दौरान भी कुछ न कुछ सीखेंगे, तो वो अपने कॉन्सेप्ट में शामिल करते जाएँगे और उसका आगे के प्रॉब्लम में उसको यूज़ करते जाएँगे। तो इस तरीके से इंटर्नशिप भी क्या है, तो इसी एक्सपीरियंशियल लर्निंग का अनुभवात्मक अध्ययन का एक उदाहरण है। रोल प्ले, जैसे ड्रामा वगैरह होता है, नाटक वगैरह में क्या करते हैं, बच्चे को हम, चाहे जो भी पार्टिसिपेट करता है वो कोई रोल लेता है, कोई राजा का, कोई सर्वेंट का रोल लेता है। तो उस रोल में जाकर के वो बिल्कुल उसी जैसी एक्टिविटी, उसके सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। तो उस समय वो अनुभव करता है। रियल लाइफ में वो ना कोई सर्वेंट है ना कुछ है, लेकिन वो उस रोल में जाकर के क्या करता है, उसको उस सारे एक्टिविटी को वो लर्न करना पड़ता है उसको। उसके बाद वो क्या करता है, उसको स्टेज पे जाकर के उसको अप्लाई करता है। ठीक है। सिमुलेशन एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अगर बच्चे को दिया जाता है तो उसमें भी क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं। वर्कशॉप,
यानी कि जो क्लासरूम में सिखाया जाता है उसको वर्कशॉप में जाकर के उसकी एक्टिविटी कराई जाती है, ताकि वो लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से क्या करेंगे, उसको अनुभव करेगा और उसको अच्छे से जान पाएगा। जैसे कोई क्राफ्ट हो गया, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, कोई व्यावहारिक प्रशिक्षण हो गया, उसमें वो क्या करते हैं, सबके बारे में जानता है। यानी कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे कि आईटीआई बच्चे करते हैं, तो आईटीआई तो क्लासरूम में उसको पढ़ाए जाते हैं क्या काटना है, फिट करना है, फिटिंग, इलेक्ट्रिशियन वगैरह की जो भी पढ़ाई है, सारी की सारी चीज़ें क्लासरूम में तो पढ़ लेता है, लेकिन वो जाकर फिर से उसका एक वोकेशनल ट्रेनिंग करता है, उसका एक प्रैक्टिकल भी करता है, ताकि उसको अच्छे से एक्सपीरियंस हो सके, अच्छी लर्निंग हो सके। ठीक है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का असेसमेंट कैसे करेंगे, लर्निंग हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका एविडेंस कैसे पता चलेगा। तो यूज performance task portfolios, presentation and demonstrations। पर परफॉर्मेंस टास्क दिया जाता है जिसमें उसने जो भी सीखा है उसको वो क्या करता है, उसमें उसको इंक्लूड करता है और उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो डायग्राम के माध्यम से हो, किसी कार्टून, कह सकते हैं कि कोई डेमो टाइप का बना करके उसका एक स्ट्रक्चर बना के ले जाते हैं जो उसने सीखा है। पोर्टफोलियोज में ही कुछ कुछ उसी तरह के करते हैं, इसमें डेटा भी शामिल होता है, कुछ डायग्राम भी शामिल होता है, सारे के सारे। ठीक है, इस सब का प्रेजेंटेशन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं बच्चे। तो उस समय आप अनुभव कर सकते हैं, उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं कि किस बच्चे ने कितना सीखा, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन में वही सारी की सारी चीजें आएगी जो उसने सीखा है, जो उसने अनुभव किया है, प्रैक्टिकल अनुभव किया है। जो थ्योरेटिकल अनुभव किया उसका अगर उसको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कहा जाए तो वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने उसने अगर उसको एक्सपीरियंस किया तो वो अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएगा, और आप इसको एवेलुएट कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से और प्रेजेंटेशन के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे पोर्टफोलियोज में आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि आपने बीएड के दौरान गए, बीएड इंटर्नशिप में गए, तो वहाँ आपने क्या क्या सीखा। ठीक है, तो आप सारे के सारे डेटा तैयार करते हैं, वैसे उसको इंटर्नशिप में उस डेटा वाकई में वहाँ पे तैयार करना पड़ता है कि आपने जो पढ़ाया वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी आपने कराया, सबका एक पोर्टफोलियोज तैयार करना पड़ता है जो आपने अनुभव किया है। Assesses reflective journals, project reports and real world outcomes। assesses assesses reflective journals यानी कि आप क्या करते हैं कि रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स है, आप जो दिन प्रतिदिन के जीवन में, डेली लाइफ में जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, जो भी आप कई आदतें हैं, उन आदतों को भी अगर आप इकट्ठा करते हैं तो वो भी क्या होता है, उसके माध्यम से भी क्या होगा, अगर आप 6 महीना बाद यानी 1 महीना बाद जाने के बाद फिर से अगर पीछे उस डायरी को पलटेंगे कि आपने पिछले 1 महीना में क्या किया है, तो उसके बेसिस पे आप अच्छे से अनुभव कर पाएंगे कि हमारी कौन सी ऐसी खराबी है, कौन सी ऐसा डिमेरिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे उन सारी चीज़ों को। ठीक है, और उस डायरी को देख करके कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके बारे में ये इवैल्यूएशन कर सकता है कि इसने कौन सी आदतों को छोड़ा है और किस आदतों को इसने कंटिन्यू रखा है जो अभी तक नहीं छोड़ पाया है। तो उस जर्नल से भी, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स जो होते हैं उससे भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोई प्रोजेक्ट दिया गया, उस प्रोजेक्ट में जो भी आप करेंगे उसको देख करके बता सकते हैं इवैल्यूएटेड कि आपने कितना सीखा है। रियल वर्ल्ड आउटकम्स, वास्तविक दुनिया में जो भी परिणाम आएंगे, जो भी आप करते हैं उसकी वजह से जो भी आपने डिसीजन लिया, कोई प्रोजेक्ट लिया आपने, किया, और उसके जो आउटकम्स आए, आउटकम्स उसके कैसे आए, वो आपने जो किया है, जो एक्टिविटी की है, उस पे भी तो बेस्ड है ना, क्योंकि उसी बेसिस पे तो आउटकम आने वाला है। तो आउटकम से भी क्या किया जाएगा, आपका एनालिसिस किया जाएगा, इवैल्यूएशन किया जाएगा कि आपका किस तरह का परफॉर्मेंस था। फोकस ऑन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नॉट ओनली रिकॉल। इसमें रटने के प्रोसेस से कुछ भी सीखना नहीं है। बेसिकली इसमें क्या है कि अनुभव के बेसिस पे, एक्सपीरियंस बेसिस पे है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है असेसमेंट मेथड फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो आप कैसे एक्सेस करेंगे, तो कुछ पॉइंट तो कॉमन हो जाएंगे पीछे वाले पॉइंट से ही। पहला, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, यानी कि छात्र को कोई किसी एक्टिविटी दे देते हैं किसी स्टूडेंट को करने के लिए, वो एक्टिविटी किस तरीके से वो करता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग का कैसे वो उपयोग करता है, कैसे वो स्किल को उसमें यूज करता है, उसके बेसिस पे आप उसको ऑब्जर्वेशन करके पता कर सकते हैं कि उसमें कितना उसमें प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्टफोलियोज ऑफ स्टूडेंट वर्क। स्टूडेंट ने जो भी काम किया है उसको एक डायरी में एक बनाते हैं, उसको पोर्टफोलियोज कहते हैं। उसने जो जो किया है, जिसमें क्या करते हैं, वो चित्र को, फिगर को, रिपोर्ट को शामिल करते हैं। ठीक है,
विभिन्न प्रोजेक्ट को उसमें शामिल करते हैं। थर्ड है रिफ्लेक्ट जर्नल्स और लर्निंग जॉब्स, परिवर्तन डायरी या अधिगम लॉग। छात्र क्या करते हैं, अपने अनुभवों और सीख पर नियमित रूप से लिखते हैं, यानी कि डे टू डे लाइफ में उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, उसने क्या क्या सीखा, उसको क्या करते हैं उस डायरी में मेंटेन करते हैं। उसको देख करके भी आप असेसमेंट कर सकते हैं। रूब्रिक्स, रूब्रिक्स क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन टूल है, यानी कि उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिसके बेसिस पे मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है? तो उसको रूब्रिक्स कहते हैं कि इस पॉइंट पे बच्चे ने क्या-क्या प्रोग्रेस किया, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, उसकी मार्किंग करते हैं एक तरीके से। फिफ्थ है पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट। अब क्या है, छात्र स्वयं भी तो अपना असेसमेंट करते हैं कि उसने क्या सीखा है। तो वो भी क्या है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के असेसमेंट करने के ही मेथड है। तो उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं छात्र, एक दूसरे का असेसमेंट करते हैं कि तुम बताओ मुझ में क्या खामियां हैं, हमने क्या क्या सुधार किया, अभी क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो एक दूसरे की खामियां बताते हैं और उसने खामियां बताने के दौरान ये भी बात करते हैं कि हाँ, पिछली बार तुमने ये खामियां थी, इस बार ये खामियां नहीं है, तुमने दूर कर ली है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी खामियाँ खूबियाँ को शेयर करते हैं और उसके बाद एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं कि उसने कितना सीखा है, कितना उसमें व्यावहारिक बदलाव हुए हैं। और आप जानते हैं कि लर्निंग क्या होता है, एक परमानेंट चेंज होता है, ये टेम्पररी नहीं होता, वो व्यवहार में दिखता है, एटीट्यूड में दिखता है, जो उसने सीखा है उसके कुछ प्रभाव उस पर दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद टीचर क्या कर सकते हैं कि जो टीचर ऑब्जर्वेशन विथ एंसिडोटल रिकॉर्ड्स, यानी कि शिक्षक क्या कर सकते हैं कि जो पढ़ाने के दौरान जो छात्र के व्यवहार हैं, जो कौशल हैं, उसको नोट करते जाते हैं, ठीक है? ऐसा सामान्य तौर पे स्कूल में नहीं देखा जाता है, लेकिन आप ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा कर सकते हैं कि किसी बच्चे का या फिर पढ़ाने के दौरान हर बच्चे का, हाँ, ये बातें होती हैं कि टीचर क्या करते हैं पढ़ाने के दौरान अ, हर बच्चे के बारे में लिखते तो नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़ाते-पढ़ाते, देखते ऑब्ज़र्व करने लगते हैं कि इस बच्चे की क्या एक्टिविटी है, इसमें क्या सुधार आया है, इसमें क्या सुधार आया है, ये कौन-सा है जो परमानेंटली उसमें कोई कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, कौन बच्चा है जो पिछड़ रहा है, ठीक है? तो वो आपको क्लासरूम में टीचर देख के बता देते हैं, उसके मन में डेटा सेव हो जाता है। नाम भले ही उनका कभी हो सकता है याद ना हो, लेकिन बच्चे के बारे में चेहरे से सारे के सारे डेटा सेव हो जाते हैं कि उसमें क्या-क्या चेंजेज़ हो रहे हैं, क्या-क्या अच्छे चेंजेज़ हो रहा है, उसके व्यवहार से पता कर लेते हैं। तो टीचर ऑब्जर्व कर सकते हैं, वैसे इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है? कि हमने इस बच्चे के बारे में इस तरह की एक्टिविटी फलाने डेट को देखी थी, तो उसने डायरी में मेंटेन कर लिया, अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लिया कि हाँ, इस बच्चे में इस तरह की एक्टिविटी होती थी, अब नहीं है, ठीक है? जो कि हम हो सकता है कि याद ना हो ऐसा करने, या जैसे कि 20-25 बच्चे को पढ़ाते हैं, तो ठीक है शायद याद भी हो, 50 को पढ़ाते शायद याद हो, लेकिन अगर आप 500-600 बच्चे को पढ़ाते हैं, तो ऐसे केस में डिफरेंट बैच में पढ़ाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। चेकलिस्ट फॉर स्किल डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि बच्चे को जो कौशल है, उसमें जो स्पेशल जो उसमें स्किल्स है, किस बच्चे में है, किस बच्चे में नहीं है, इसको मार्किंग कर सकते हैं आप, ठीक है? 8 प्रेजेंटेशन एंड एग्जीबिशंस, छात्र क्या करते हैं, जो भी उसने सीखा है, जो भी उसने प्रोजेक्ट किया है, उसको क्या करते हैं, बोल करके और साथ में एक डिजिटल बोर्ड पे वो विजुअलाइज़ करके भी बताते हैं, उसपे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी वो बताते हैं, या फिर वो कोई डायग्राम बना करके आए, तो उसको सामने में रख कर के दिखा करके भी समझाते हैं। तो इससे भी आप उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। या फिर बच्चे को कह सकते हैं कि आप इस तरह से आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, बोल करके बताना है कि आपने जो बनाया है, जो सीखा है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो उस दौरान भी टीचर क्या कर सकते हैं, उसका मार्किंग कर सकते हैं, उसको असेसमेंट कर सकते हैं बच्चे, मार्किंग नहीं, असेसमेंट कर सकते हैं उसका। सिनेरियो बेस्ड और रियल लाइफ टास्क इवैल्यूएशन, ठीक है? क्या कीजिए कि लाइफ से रिलेटेड, रियल लाइफ से रिलेटेड बच्चे को कोई प्रॉब्लम दे दीजिए, ठीक है? जैसे अगर कहें कि आप ये ऑब्जर्व कीजिए, पता कीजिए कि कितने परसेंट लोग हैं जो सोने के, यानी कि सोने से पहले लाइट को ऑफ करके सोते हैं, ठीक है? कितने परसेंट लोग हैं जो ब्रश करने के दौरान जो पानी, जो नल है, उसको बंद करके तब ब्रश करते हैं, जब ज़रूरत होता है तब खोलते हैं, ठीक है? तो ये सब रियल लाइफ प्रॉब्लम है, ठीक है? तो उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसके बाद सीखेगा कि ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में थिंकिंग करना शुरू करेगा। तो इस तरीके से उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो ये बातें हैं।
ठीक है। अब जानते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बेनिफिट क्या-क्या हैं। पहला है कि ये क्या करता है, प्रमोट करता है लर्निंग बाय डूइंग को। किसको प्रमोट करता है? तो लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करता है, यानी कि खुद से करके सीखना, इसको क्या करता है, ये प्रमोट करता है। दूसरा है इट इनहैंस प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। इसको थ्योरेटिकल से कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। जो रियल लाइफ में जो चल रहा है, जो पॉसिबल है, वो प्रैक्टिकल है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है। लेकिन ये बातें प्रैक्टिकल कहाँ तक है? दिन प्रतिदिन भले ही उस झूठ से किसी का नुकसान ना होता हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो झूठ बोलते हैं, तो हम इसमें प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। ठीक है। थर्ड है इट डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ये क्या करता है? तो सॉरी, ये क्या करता है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को क्या करता है? बच्चे में डेवलप करता है, प्रॉब्लम को सोल्व कर सके इसको डेवलप करता है। फोर्थ क्या है? इट इंक्रीजेज लर्नर एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। ये वैसे लर्निंग की बात करता है, ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसमें क्या करते हैं कि लर्नर उसमें इंगेज होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, और उसको कुछ ऐसे चाहिए जो उसको मोटिवेट करे उस एक्टिविटी में शामिल होने के लिए। ठीक है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इस तरह के इन्वायरमेंट में होता है। नेक्स्ट, इट कनेक्ट्स लर्निंग विथ रियल लाइफ सिचुएशंस। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या करता है? तो लर्नर को कनेक्ट करता है रियल लाइफ सिचुएशन से, जो उसको रियल लाइफ में काम आते हैं। इट सपोर्ट होलिस्टिक होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। कॉग्निटिव यानी कि सोचने से रिलेटेड है, इमोशनल यानी कि गुस्से को कंट्रोल करना, गुस्सा हो गया, प्रेम हो गया, इन सब चीज़ों को समझना, एंगर को समझना, ठीक है, उस पे नियंत्रण पाना, उसको समझ लेने के बाद तो खुद ही कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है सोशल, समाज में एक दूसरे के साथ, कुछ बच्चे एकदम झेंपू स्वभाव के, कह सकते हैं कि उसको किसी से बात करने में झिझक होती है, हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ये सारी की सारी चीज़ें शामिल आ जाती है। उसको दोस्त बनाना आ जाता है, बात करना, डिस्कशन करना, उसमें पार्टिसिपेट करना। एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तो जो बच्चे थोड़ा सा झिझक जिस बच्चे में भी होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है। इट इनकरेजेस रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट। ये क्या करता है? बच्चे को सेल्फ असेसमेंट करने के लिए भी प्रमोट करता है कि आप एक्सपीरियंस कीजिए, लर्निंग एक्सपीरियंस कीजिए, और खुद के बारे में सोचिए और सुधार कीजिए, खुद से आत्मचिंतन कीजिए और आत्म मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। इट फोस्टर्स कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। एक्सपीरियंशियल लर्निंग साथ में क्या करता है? टीम वर्क, साथ में काम करने को क्या करता है? इनकरेज करता है, टीम वर्क करने के लिए इनकरेज करता है, यानी कि सोशली डेवलपमेंट इसमें अच्छे तरीके से हो सकता है इसमें, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है। ठीक है। इट हेल्प्स रिटेन लर्निंग फॉर लॉन्गर पीरियड्स। एक्सपीरियंशियल लर्निंग से जो भी बच्चे सीखते हैं, एक्सपीरियंस के माध्यम से जो भी बच्चे सीखेंगे, उसकी लर्निंग क्या होगा? लॉन्ग टाइम तक रिटेन करेगा, उसको जल्दी वो भूलेगा नहीं। इज इफेक्टिव फॉर फंडामेंट इट इज इफेक्टिव फॉर फाउंडेशनल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। ये क्या है? तो फाउंडेशनल और स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए प्रभावी होता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं किसी बच्चे को फंडामेंटल नॉलेज हो, फाउंडेशनल नॉलेज हो, स्किल बेस्ड नॉलेज हो, तो उसको आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर उसको सिखाते हैं, तो इसमें क्या होगा? अच्छे से हो पाएगी उसमें। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि ठीक है, इतने सारी इसमें खामी सॉरी इतने सारी इसमें खूबियां है, तो कुछ लिमिटेशंस भी है इसको परफॉर्म करने के लिए। तो पहला नंबर पे है, इट रिक्वायर्स टाइम एंड रिसोर्सेज। क्योंकि आप चाहते हैं कि बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, तो आप स्वाभाविक सी बात है, आपको टाइम की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको बच्चे को क्या करेंगे? फील्ड वर्क पे ले जाएँगे, कुछ प्रोजेक्ट देंगे जिसको उसमें टाइम लगने वाला है, कुछ एक्सपेरिमेंट कराएँगे जिसमें अधिक समय लगने वाला है और सामग्री भी ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है? दूसरा, इट में नॉट सूट ऑल लर्नर्स इक्वली। क्योंकि हर बच्चे की स्पीड अलग-अलग होगी, इसलिए सारे बच्चे को एक टाइम बाउंडेशन में ये फिट नहीं होगा।
एक ही डायरेक्शन से सारे के सारे काम नहीं करेंगे, सबके लिए आपको हो सकता है कि अलग-अलग तरीके आपको अपनाना पड़ जाए, ठीक है? उस बेसिस पे आप टीम वर्क दे सकते हैं बच्चे को। असेसमेंट कैन बी कॉम्प्लेक्स। अब बच्चे का आपको असेसमेंट करना है, किस बच्चे ने कितना सीखा है। तो इसका तो कोई स्टैंडर्ड तरीका है नहीं कि सारे बच्चों को एक ही साथ उसका इवैल्यूएशन कर लिया जाए, असेसमेंट कर लिया जाए। तो इसमें इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको असेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? रिक्वायर्स स्किल्ड फैसिलिटेशंस। क्योंकि इसको करने के लिए अब आपको इंडिविजुअल लेवल पे सबको ऑब्जर्व करना है, तो स्किल्ड टीचर होना चाहिए, जो जिसको साइकोलॉजिकल नॉलेज हो, ऑब्जर्व करने की, उसके यानी कि स्किल्ड हो इस फील्ड का, ठीक है? कुशल मार्गदर्शन वाला हो, इसके लिए कुशल मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। मे लैक थ्योरेटिकल डेप्थ। एक्सपीरियंशियल लर्निंग करा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें जो थ्योरेटिकल जो डेप्थ होता है वो इसमें क्या होगा, कमी हो सकती है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। जितनी हमको रियल लाइफ में उपयोगिता है, हम क्योंकि उसी लेवल पे बात करने वाले हैं। डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन लार्ज क्लासरूम। इस एक्टिविटी को लार्ज क्लासरूम में आप उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि आपको सारे बच्चे पे इंडिविजुअली कहीं ना कहीं आपका ध्यान बट जाएगा। तो बहुत बच्चे होंगे तो आप सबको एक साथ नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्ट होगी। नॉट ऑलवेज अलाइंड विथ करिकुलम गोल्स। ये हमेशा जो करिकुलम का जो गोल है, जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, फॉर्मल लर्निंग होता है, उसके साथ हमेशा ये अलाइंड नहीं होता। उससे हट करके भी इसमें क्या होती है, लर्निंग होती है, जो उसका जो करिकुलम है उससे ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होता, उससे थोड़ा हट भी जाता है ये, ठीक है? आप जानते हैं कि ठीक है, इसमें खामियां हमने जान ली। आप जानना चाहते हैं कि एक्सपीरियंस लर्निंग कराने के लिए हमको क्लासरूम में क्या-क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए, जिससे कि बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग अनुभव करा सके बच्चों को? ऐसा क्या करें जिससे कि बच्चे को अनुभव भी साथ में हो? डिज़ाइन टास्क विथ रियल वर्ल्ड रेलेवेंस एंड क्लियर आउटकम्स। वैसे आप टास्क बनाइए, वैसे कार्य को डिज़ाइन कीजिए जो क्या हो, रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड हो और जिसके एक क्लियर रिजल्ट हो, ठीक है? क्लियर आउटकम्स हो। स्थानीय समस्याओं पे आधारित कोई प्रोजेक्ट दीजिए, जैसे जल संरक्षण हो गया, ठीक है? वाटर कंजर्वेशन हो गया, उसके बाद स्वच्छता हो गया, इससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट दे दीजिए। सेकंड है बिल्ड साइकिल्स ऑफ डूइंग एंड गाइडेड रिफ्लेक्शन, ठीक है? कुछ वैसे उसको जैसे कि एक्टिविटी दे दीजिए, जैसे कि डायरी तैयार करना। डायरी यानी कि अपने डेली लाइफ के बारे में डायरी तैयार करना। तो क्या करेगा, खुद को ऑब्जर्व करेगा और सेल्फ असेसमेंट कर पाएगा, ठीक है? थर्ड है यूज ग्रुप प्रोजेक्ट्स टू प्रमोट कोलैबोरेशन एंड पीयर लर्निंग। क्या होता है कि हर बच्चे में कुछ खूबियां होती है, कुछ खामियां होती है। तो टीम वर्क में क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं, ठीक है? और जिसको भी सिखाने का मौका मिलता है वो खुल के सिखाता है, क्योंकि सिखाते समय एज ए टीचर बिहेव करता है वो। तो एक तरीके से सारे बच्चे को अपने पास जो भी खूबियां उसको क्या करना पड़ता है, उसको सामने रखने का एक मौका मिलता है। तो एक टीचर के जैसा बिहेव वो करते हैं, एक अच्छे एक नॉलेजफुल पर्सन की तरह बिहेव करने का उसको मौका मिलता है। और साथ ही उसी दौरान जिस बच्चे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है वो सीखते भी हैं। तो बारी बारी से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वो लर्निंग एंड टीचिंग का प्रोसेस क्या होता है उसमें शामिल हो जाता है, ठीक है? प्रोवाइड स्कैफोल्डेड सपोर्ट एंड ग्रेजुअली इंक्रीज लर्नर्स ऑटोनॉमी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए क्या होता है कि आप स्कैफोल्डेड सपोर्ट का मतलब हुआ, आपने पढ़ा होगा, पीछे हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि जेडपीटी से रिलेटेड हमारा एक लेक्चर है जिसके बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है? ओके, हो सके तो इसके कमेंट बॉक्स में हम, इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे उसको। क्या होता है कि आप क्या करते हैं, उसको जो बच्चे जितना उसके पास एक्चुअल नॉलेज है उससे थोड़ा हार्ड उसको एक्टिविटी कोई प्रॉब्लम दे देते हैं और उसको हल्का हल्का उसको सपोर्ट भी करते हैं बच्चे को, ठीक है? क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। एस्केप फोल्डेड का मीनिंग हुआ उसको कुछ सपोर्ट देते हैं जिसकी वजह से वो सीखता है, ठीक है? धीरे धीरे क्या करते हैं हम, बच्चे को ऑटोनॉमी देना शुरू कर देते हैं, स्वतंत्र करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो कमांड करना शुरू कर देता है उसको सीखने में, वैसे वैसे जैसे कि साइकिल, किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं, शुरू शुरू में पकड़े हुए रहते हैं, धीरे धीरे जब स्पीड पकड़ लेता है, वो बैलेंस करना सीख जाता है, तो धीरे धीरे क्या करता है, हम हाथ छोड़ देते हैं, यानी कि उसको ऑटोनॉमी दे देते हैं, ठीक है? तो इसी तरह का एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होता है, इस तरह का अगर हम काम करें क्लासरूम में तो बच्चों को अगर ऑटोनॉमी देंगे तो क्या होगा, वो खुद से अनुभव करना सीख जाएगा, ठीक है?
इंटीग्रेट लोकल कल्चर, एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी इनटू लर्निंग। आप क्या कीजिए, जो लोकल कल्चर्स हैं, ठीक है, उसको क्या कीजिए अपने एक्टिविटी में, अपने लर्निंग का हिस्सा बनाइए। जो इन्वायरमेंट है, लोकल इन्वायरमेंट है, जो कम्युनिटी है, उसको क्या कीजिए अपने टीचिंग का पार्ट बनाइए, अपने लर्निंग का पार्ट बनाइए, जिससे कि उसके आस पड़ोस की चीज़ें ही उससे रिलेटेड होंगी। तो वो जब क्लासरूम में उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वो सारे की सारी चीज़ें उसके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा और सारी चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू हो जाएगा। और उसकी जब जब वो एनवायरनमेंट में जाएगा, लोकल कम्युनिटी में जाएगा, तो क्लासरूम में पढ़ाई हुई चीज़ों को क्या करेगा, वो उससे कनेक्ट कर पाएगा और उसकी अच्छी एक्सपीरियंस हो जाएगी उसके बारे में। इनकरेज स्टूडेंट लेड इंक्वायरी एंड एक्सप्लोरेशन। अब क्या है कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, किसी चीज़ पे रिपोर्ट बनाने के लिए जो एक टीचर का काम है करना, ठीक है? आप क्या कीजिए, कुछ-कुछ, थोड़ा-थोड़ा काम क्या कर दीजिए कि जैसे कि स्कूल में सफाई का काम करना है, ठीक है? आप क्या करेंगे कि क्लासरूम के भीतर ही मॉनिटर होते हैं, ठीक है? ये चीज़ें तो अब शायद कम हो गई है क्योंकि साफ-सफाई करना अब बच्चे का काम नहीं रह गया है, ये काम सरकारी स्कूल में होता है, फिर भी ये ऐसा माना किया जाता है कि बच्चे को नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आपको घर जैसा समझते हैं, जैसा हमने जब पढ़ाई की है, तो उस समय क्या करते हैं कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें अच्छे से, इसके लिए टीचर भी उसमें पार्टिसिपेट कर जाते हैं। और एक टीचर ने एक छोटा-सा कचरा उठाया और बाकी बच्चे के लिए वो शर्म की बात हो जाती है उसके बाद। तो सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और साफ-सफाई का काम करते हैं, ठीक है? तो इसी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि अच्छे स्टूडेंट को उस काम में लगाते हैं, तो क्या होता है कि जो थोड़ा-सा पढ़ने में कम है, वो इंस्पायर होता है। एक लीडरशिप की भूमिका भी हम क्या करते हैं, बच्चे में तैयार करते हैं काम करने के लिए, ठीक है? ओके। अब क्या कर सकते हैं, यूज़ स्टोरी टेलिंग एंड रियल लाइफ नैरेटिव्स। हम क्या करते हैं, दादी-नानी की जो कहानी होती थी, उसके माध्यम से बच्चे क्या करते थे, अच्छे से सीखते थे। तो हम कहानी के माध्यम से अगर बच्चों को सिखाना चाहें, तो वो बड़े अच्छे से सीखते हैं। और साथ में बच्चे को भी ये बातें कहें कि सब आप क्या करेंगे, एक-एक कहानी सुनाएँगे। तो शुरू-शुरू में तो वो किसी किताब से पढ़ी हुई बातें सिखाएँगे, फिर वो क्या करेंगे, अपनी दादी से कुछ पूछेंगे कि मुझे कुछ कहानी सुनाइए, फिर उसको अच्छे से सुनेगा, फिर आकर के पीयर ग्रुप में शेयर करेगा, ठीक है? एक तरीके से क्या हुआ, एक अच्छी लर्निंग हो रही है। पहला तो वो अडॉप्ट कर रहा है, स्टोरी को समझ रहा है, फिर उसके लर्निंग्स को, मोरल्स को क्या कर रहा है, क्लासरूम में भी वो क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। तो कहीं न कहीं उसको अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। ये काम टीचर भी कर सकते हैं और बच्चे को भी इसके लिए इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है? जिससे कि जो भावनात्मक जुड़ाव है, इस सब से क्या होती है, उसमें बढ़ती है। क्रिएट लर्निंग कॉर्नर्स विथ हैंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है? अब क्या करना है कि हर सब्जेक्ट के लिए, लर्निंग के लिए एक अलग-अलग क्या करते हैं, उसके लिए एक क्लासरूम बनाते हैं या फिर कह सकते हैं कि अलग-अलग एक ग्रुप बना देते हैं, एक एक्टिविटी सेंटर बनाते हैं जिसमें बच्चे क्या करते हैं, उससे जुड़ा हुआ, उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? जिससे कि अच्छी लर्निंग हो सकती है। 9 यूज़ रिफ्लेक्शन सर्कल्स और ग्रुप शेयरिंग सेशंस, ठीक है? एक सर्कल बनाइए, एक ग्रुप बनाइए जिसमें बारी-बारी से एक टॉपिक पर सारे बच्चों को अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए कहिए, ठीक है? इससे भी क्या होगा, उसमें अच्छे अनुभव होगा, जो रियल लाइफ से उसने सीखा है उस सारी बातों को वो शेयर करे उसमें। तो सारे बच्चे के अपने-अपने एक्सपीरियंस है, सब अपने-अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो एक बच्चे के पास सारे बच्चे ने जो-जो एक्सपीरियंस किया, वो सारे के सारे उसके पास एक्सपीरियंस आ गए, अनुभव आ गए। तो वो जब अब वो क्या करेगा, उस एक्सपीरियंस को एक डेटा के तौर पे इस्तेमाल करेगा और उस पे चिंतन करके कुछ कॉन्सेप्ट बनाएगा और फिर वो क्या करेगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम में उसका यूज करेगा, ठीक है? क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना बच्चे की एक हैबिट में शामिल होती है, उसको जो भी सिखा दिया जाए वो एक्सपेरिमेंट करता है। इनकॉर्पोरेट आर्ट, म्यूजिक, मूवमेंट इनटू लर्निंग। आप क्या कीजिए, लर्निंग में कला, संगीत और गति को भी अधिगम में शामिल कीजिए। अलाउ चॉइस एंड वॉइस इन लर्निंग टास्क। छात्रों की रुचि के अनुसार उसको विषय और तरीका चुन सके, इसके लिए उसको थोड़ी-सी आज़ादी दीजिए, ताकि वो चुन सके। यूज़ रियल रूट्स, रियल टूल्स एंड मटेरियल्स, मेजरिंग टेप, सॉइल लिप्स, जैसे कि मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं, उसको व्यावहारिक अनुभव के लिए। जैसे कि आपको अगर किसी चीज़ का मेज़रमेंट करना है कि क्लासरूम में जो आप जिस बेंच पे बैठे हैं उसका मेज़रमेंट कीजिए, कितना उसका लेंथ ब्रेड्थ कितना है, उसका हाइट कितना है, सब कुछ मेज़र करने के लिए तो मेजरिंग टेप दे दिए हैं, ठीक है?
ताकि वो उसको मेजर करके रियल उसको एक्सपीरियंस हो सके। कनेक्ट विद प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स, गेस्ट स्पीकर, वर्चुअल टूर्स। क्या कर सकते हैं कि कोई सेमिनार का आयोजन कर सकते हैं जिसमें गेस्ट आकर के क्या करे, बच्चे के सामने कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, अपना विचार रखे, ठीक है? बच्चे उससे सीखे, समझे। या फिर वर्चुअल भ्रमण, क्या करते हैं हम, वीडियो के माध्यम से हम क्या कर दिए कि किसी स्टेट का हमने डॉक्यूमेंट्री चला दिया। जैसे इंटर्नशिप के दौरान हमें एक प्रोजेक्ट मिला था जिस पे अपने स्टेट के अलावा 3 स्टेट के बारे में एक स्पीच तैयार करवाना था बच्चे सबसे। तो एक तो तरीका ये था कि गूगल से सारी की सारी चीज़ें छाप ले और कर ले, ठीक है? एक तरीका वो था। दूसरा था कि उसको एक्सपीरियंस भी करा सके ताकि वो उसको अच्छे से समझ भी पाए। तो हमने क्या किया था कि जो भी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है हमारे एक अलग-अलग स्टेट के पे कहीं न कहीं किसी न किसी यूट्यूबर ने बनाया है, तो हमने उसके डॉक्यूमेंट्री को बच्चों के सामने रखा, ठीक है? उसको बच्चों ने देखा और साथ में उसने यूट्यूब वगैरह से गूगल से उसने डेटा भी निकाला और साथ में वो देख भी रहा है उस सारी-सारी की चीज़ों को। तो उसके बाद उसने हमने स्पीच का प्रोग्राम रखा, फिर हमने सब उसमें से बच्चे को चुना और वो भारत सरकार को भेजना होता था। तो हमने भेजा था हमारे जो स्कूल के जहाँ मैंने इंटर्नशिप किया था वहाँ के जो अ टीचर थी उनके माध्यम से वो भेजा गया था, ठीक है? तो बच्चों को वर्चुअल भ्रमण भी करा सकते हैं वास्तविक दुनिया की जानकारी के लिए, ठीक है? एनकरेज ट्रायल एंड एरर विदाउट फियर ऑफ फेल्योर। अब बच्चे के सामने अब हर कुछ के लिए अब अगर आप एक तरीका बताते हैं, एक चेकलिस्ट बताते हैं कि कैसे किया जाता है, तो बच्चे फिर खुद से नहीं सीख पाएँगे। तो बच्चों को इस बात के लिए भी एनकरेज करना होगा कि बच्चे खुद से करें उस एक्टिविटी को, ट्रायल एंड एरर मेथड से उस एक्टिविटी को करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करे। फेल्योर में बच्चे जो डर जाते हैं, इस डर से उसको मुक्त कर दे कि कोई बात नहीं है, कि आप इस एक्टिविटी को कीजिए, सॉल्व कीजिए, गलत हो गया, कोई बात नहीं है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बच्चों को उसमें शामिल कर सकते हैं। अब है कि टीचर्स के लिए ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से काम करता है और कैसे उसको यूज़ करना चाहिए। डिजाइन लर्निंग एक्सपीरियंस दैट इन्वॉल्व डूइंग, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्शन। टीचर को क्या करना चाहिए, वैसे लर्निंग एक्सपीरियंस को डिजाइन करना चाहिए अपने टीचिंग में जिसमें कि डूइंग, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग सारी की सारी चीज़ें क्या उसमें शामिल हो। फैसिलिटेट हैंड्स ऑन एक्टिविटी एंड रियल लाइफ टास्क, कुछ चीज़ें इस पे रिपीट होती चली जाएगी, ठीक है? उसमें क्या करना चाहिए, कुछ जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी है उसको शामिल कीजिए, आप फैसिलिटेट कीजिए बच्चों को उसमें सब पार्टिसिपेट होने के लिए। रियल लाइफ टास्क है उसको भी क्या कीजिए, उसमें शामिल कीजिए। इनकरेज स्टूडेंट टू कनेक्ट थ्योरी विद प्रैक्टिस, बच्चों को भी, स्टूडेंट को इनकरेज कीजिए कि जो आपने सीखा है, जो फॉर्मल लर्निंग के जो जरिए जो सीखा है उसको एक एक्सपीरियंस भी करे, उसको एक्टिविटी प्रैक्टिस के माध्यम से भी उसके बारे में जाने, उसको जोड़ने की कोशिश करे, रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करे। हर के लिए तो टीचर एग्जाम्पल नहीं देंगे, लेकिन अगर बच्चों को ये इनकरेज किया जाए तो बच्चे खुद से भी उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और ऐसा करने के बाद बच्चे उसको कन्फर्मेशन के लिए आपके सामने वो बातें रखेंगे कि क्या इस तरह की बातें हमने जो सीखा था और लाइफ में, रियल लाइफ में हमने ये सारी सारी चीज़ देखा है, तो क्या ये इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है। तो आपको उसके सामने उसको करेक्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है, उसके बारे में डिस्कस करने की, जिससे कि वो बच्चे तो सीखेंगे ही, बाकी बच्चे भी सीखेंगे। यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन टू प्रमोट रिफ्लेक्शन एनालिसिस, यानी कि कुछ वैसे क्वेश्चन बच्चे के सामने रखिए जिसका आंसर फिक्स ना हो, इसके बारे में जितना जाने वो कम हो, यानी कि बच्चे उस पे अच्छे से सोच पाएँ, अपने लेवल पे भी सोच पाएँ उसको। प्रोवाइड अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर ट्रायल एंड एरर एंड सेल्फ करेक्शन, आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि अभी जो नॉलेज का सोर्स है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है, वो सीमित नहीं है। हमारे पास एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारे नॉलेज है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। बच्चे के पास वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। आपको बस सिखाना है कि उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है। जैसे गाय पे ऐसे लिखते थे, गाय के 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होती है। अब इससे उतना ही नहीं रह गया। जैसे कि 4 क्लास के बच्चे, 5 क्लास के बच्चे गाय पे ऐसे लिखेंगे और ग्रेजुएशन के बच्चे ऐसे लिखेंगे, उसमें तो फ़र्क है ना। ठीक है? तो जो ग्रेजुएशन के बच्चे जो लिखेंगे, अब उस लेवल के एस्से का एक्सपेक्टेशन आप 9-10 के बच्चे से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू वो एआई के माध्यम से जान सकता है, उसको लिख सकता है। तो आपको बस उसको ग्रैब करना, उसको समझना, प्रैक्टिस में लाना, बस आपको ये सारी की सारी चीज़ें सिखाना है बच्चे को। प्रोवाइड
अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रायल एरर एंड सेल्फ करेक्शन, बच्चे के सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रदान कीजिए जिससे कि वो उस पर ट्राई कर सके, ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज कर सके और खुद से करेक्ट भी कर सके। हमारे इंटर्नशिप के दौरान हमारे टीचर थे, हमारे टीचर हैं अभी भी, उनका नाम चंदन सर हैं। उन्होंने क्या किया कि क्लासरूम के दौरान क्या करते थे कि बच्चे के सामने जब कोई प्रॉब्लम लेके उनके सामने जाते थे तो वो डायरेक्ट उसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं देते थे। सबसे पहले वो बच्चे से, स्टूडेंट से ओपिनियन मांगते थे कि आप इसमें क्या चाहते हैं, फिर उसके बाद वो कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें देते थे कि हाँ ऐसा करे तो क्या होगा, आपको क्या लगता है। तो एक तरीके से वो एक अपॉर्चुनिटी देते थे कि आप भी खुद से यूज कीजिए, हो सकता है गलती होगा, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। और खुद से करेक्ट करने में भी क्या करते हैं, वो सेल्फ करेक्शन का तो मौका देते ही थे कि खुद से भी करेक्ट कीजिए और साथ में मेरी ज़रूरत पड़ी तो हम आपको इसमें हेल्प करेंगे। तो एक ये विशेष गुण तो आप में होनी चाहिए और एक्सपीरियंशियल लर्निंग इस तरीके से हो सकती है, टीचर अगर ऐसा प्रोवाइड कराए तो। क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। कुछ ऐसा वातावरण तैयार कीजिए जिसमें वो एक कह सकते हैं कि सेफ इन्वायरमेंट तैयार कीजिए जहाँ पे वो इन सब चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सके, इसके बारे में जान सके। इंटीग्रेट फील्ड विजिट, रोल प्ले एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जो हमने पहले बात किया है। यूज रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, ग्रुप शेयरिंग सेशंस, परिवर्तन डायरी, जो उसने डे टू डे लाइफ में जो सीखा है उसको उसने उसमें नोट डाउन कर सके, ठीक है, जिससे कि वो खुद भी सीख सके और टीचर भी उसका असेसमेंट कर सके, ठीक है। ग्रुप शेयरिंग सेशंस, ऐसे सेशन रखे जिसमें कि ग्रुप में सारे बच्चे अपना अपना एक्सपीरियंस को शेयर करें, ठीक है। एसेस लर्निंग थ्रू परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो ऑब्जर्वेशन, और परफॉर्मेंस के जरिए, पोर्टफोलियो के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए आप एक्सेस करें कि उसमें कितनी लर्निंग हुई है। टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एक्सपीरियंस लर्निंग। अडेप्ट टीचिंग टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, आप ऐसे टीचिंग मेथड को यूज कीजिए जो रियल लाइफ के सिचुएशंस को वो इंक्लूड करता हो, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में हो, यानी कि वास्तविक जीवन से क्या करता हो उसको कनेक्ट करता हो। कुछ ऐसे अच्छे स्टाइल, डाइवर्स लर्निंग स्टाइल यूज कीजिए जो बच्चे को क्या हो कि उस स्टाइल से, उसके माध्यम से बच्चे को क्या हो, रियल लाइफ के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो ये हमारा रहा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब बात करते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? पहला ऑप्शन, लर्निंग बाय मेमोराइजिंग, क्या हम याद करके सीखते हैं अनुभवात्मक अधिगम में? नहीं। लर्निंग बाय डूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग, लर्निंग थ्रू एग्जाम्स ओनली, लर्निंग बाय वाचिंग टीवी। तो इसमें क्या होगा? लर्निंग बाय डूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग, ओके। नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड द एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल, किसने एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल को डेवलप किया था? कौन था? तो डेविड कोलब है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की स्टेज इन कोलबेज लर्निंग साइकिल। कोल्ब लर्निंग साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसिव लर्निंग, पैसिव लिसनिंग, कंक्रीट एक्सपीरियंस, रोट मेमोराइजेशन, कैजुअल ऑब्जर्वेशन, इसमें से क्या है? तो पैसिव लिसनिंग तो नहीं है, पहले कैंसिल आउट हो गया। कंक्रीट एक्सपीरियंस, रूट मेमोराइजेशन, ये भी नहीं है। कैजुअल ऑब्जर्वेशन, ये भी नहीं है। हम लर्निंग की बात कर रहे थे, इसमें क्या होगा? एक्सपीरियंस था, पहला नंबर पर क्या था? एक्सपीरियंस था, इसके बारे में हमने बात किया था, ठीक है। पहला लेवल पे क्या था? तो कंक्रीट एक्सपीरियंस था, उसके बाद क्या था? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्या? अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, उसके बाद फोर्थ में क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एम्फेसाइजेस, अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर देता है? टीचर लेड लेक्चर्स, रियल लाइफ टास्क, रीडिंग टेक्स्ट ओनली, कॉपिंग नोट्स, किस पे जोर देता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो रियल लाइफ टास्क में इस पे क्या करता है? ये जोर देता है, ओके। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी बेस्ट रिप्रेजेंट्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसमें से क्या है जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को अच्छे से बताता है, एक्सप्लेन करता है? फील्ड ट्रिप, शैक्षिक भ्रमण, रीडिंग डेफिनेशंस, परिभाषाएं पढ़ना, वॉचिंग कार्टून्स, कार्टून देखना, सोल्विंग एमसीक्यू ओनली, केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना, इसमें से क्या हो जाएगा?
इसमें अच्छे से एक्सपीरियंस होगा। तो फील्ड ट्रिप अगर कराते हैं तो बच्चे को अच्छे से एक्सपीरियंस होगा। 6 है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन लर्नर्स। अनुभवात्मक अधिगम तब सबसे प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी पहला काम मेमोराइज करता है, दूसरा तथ्यों को याद करता है, दूसरा अपने कार्यों पर विचार करता है, तीसरा अवॉइड पार्टिसिपेशन भागीदारी से बचता है, चौथा निर्देशों को अंधानुकरण यानी कि ब्लाइंडली फॉलो करता है। इसमें क्या होगा जिसमें वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो जिसमें वो रिफ्लेक्ट करता हो अपने कार्य, जो भी उसने एक्टिविटी किया उस पर वो विचार करता है, थिंकिंग करता है, जो कोल्बे का सेकेंड था, ठीक है। कोल्बे में फर्स्ट क्या था, एक्सपीरियंस था, सेकंड क्या था, रिफ्लेक्ट था, थर्ड क्या था, कंसेप्चुअलाइजेशन था, फोर्थ क्या था, तो एक्सपेरिमेंटेशन था, ठीक है। ओके नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसमें से कौन है जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है? रोल प्ले, भूमिका निभाना स्टेज पे, एक साइंस एक्सपेरिमेंट, रीडिंग अ टेक्स्ट साइलेंटली, ग्रुप प्रोजेक्ट। इसमें से क्या है जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं, जिसमें एक्सपीरियंस नहीं होगा? तो आप चुपचाप किताब को पढ़ रहे हैं, इससे क्या एक्सपीरियंस होगा? कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। रोल प्ले करते इसमें भी एक्सपीरियंस होगा, साइंस एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक्सपीरियंस तो इसमें भी होगा, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से होगा, ग्रुप प्रोजेक्ट है तो इसमें भी तो होगा ही। तो रीडिंग अ टेक्स्ट साइलेंटली, चुपचाप पाठ्य पुस्तक पढ़ने में कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं होगा। क्वेश्चन में इस नॉट वर्ड को हमेशा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि नॉट को छोड़ के बाकी सब पे यहाँ से यहाँ तक एक जैसा टेक्स्ट है, उसके बाद एक जैसा है, तो इसको नॉट ध्यान में रखिएगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इनकरेजेज, अनुभवात्मक अधिगम किसको प्रोत्साहित करता है? पहला क्वेश्चन पैसिव लर्निंग को बताता है, ये बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है। एक्टिव एंगेजमेंट को करता है, अवॉइड मिस्टेक्स को, अवॉइड गलती से बचना है, इसको इनकरेज करता है। इग्नोरिंग फीडबैक, जो फीडबैक है उसको इग्नोर कर दो, किसको ये क्या करता है, प्रोत्साहित करता है? तो एक्टिव पार्टिसिपेशन को, एक्टिव पार्टिसिपेशन को क्या करता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ दिस इज बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसमें से कौन है जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का लाभ है, अनुभवात्मक अधिगम का लाभ है? सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग, सतही ज्ञान, डीप लर्निंग इसमें नहीं होता है क्या, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जानते हैं। डीप कॉन्सेप्चुअल ग्रास्प, गहरी वैचारिक पकड़ होती है। रोट लर्निंग, रटना है, परीक्षा केंद्रित तैयारी, इसमें से कौन होगा जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का बेनिफिट है? डीप कंसेप्चुअल ग्रैस्प, गहरी वैचारिक पकड़, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो गहरी वैचारिक पकड़, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखते हैं हम, तो क्या होगा जो अच्छी, हाँ यही होनी चाहिए वैसे, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज सुटेबल फॉर। एक्सपीरियंशियल लर्निंग सुटेबल किसके लिए है? एडल्ट्स के लिए है, ऑल एज ग्रुप के लिए है, ओनली स्कूल स्टूडेंट के लिए है, केवल स्कूल के छात्रों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, किसके लिए है? तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, तो सबके लिए है। सब व्यक्ति को अगर एक्सपीरियंस कराया जाए तो अच्छे से सीखेगा, ठीक है। विच ऑफ दी इज रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी, इसमें से कौन है जो रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी है? राइटिंग एंड लर्निंग जनरल्स, अधिगम डायरी लिखना, आपने क्या क्या सीखा उसके बारे में लिखना। कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लेना। वॉचिंग अ मूवी, फिल्म देखना। मेमोराइजिंग फॉर्मूला, सूत्र को याद करना। इसमें से कौन होगा जो रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी है? तो इसमें से हो जाएगा राइटिंग अ लर्निंग जर्नल, ठीक है। रिफ्लेक्टिव का मीनिंग क्या हुआ, चिंतन करना, ठीक है। यानी कि जो आप राइटिंग एंड लर्निंग जर्नल आपने लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसके बाद उसके बारे में क्या करेंगे, सोचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कनेक्ट थ्योरी विथ, अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत को किससे जोड़ता है? परीक्षा से,
वास्तविक जीवन से, रियल लाइफ प्रैक्टिस से, होमवर्क से, लेक्चर से, किससे जोड़ता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग? तो वो क्या करता है, रियल लाइफ जो प्रैक्टिस है, जो वास्तविक जीवन का अभ्यास है, उससे वो क्या करता है, थ्योरी को कनेक्ट करता है। विच ऑफ दिस इज नॉट स्टेज ऑफ कोल्ब इन साइकिल? कोल्ब साइकिल जो है उसमें से कौन इसमें से शामिल नहीं है? abstract conceptualization, okay, active experimentation, passive memorization, reflective observation। तो इसमें से क्या है कि पैसिव मेमोराइजेशन, यानी कि बिना सोचे हुए उसको रटते जाइए, ठीक है, तो ये क्या उस साइकिल का पार्ट नहीं है। उसमें क्या क्या था, कंक्रीट एक्सपीरियंस था, उसके बाद रिफ्लेक्टिव है, उसके बाद कंसेप्चुअलाइजेशन है, उसके बाद क्या एक्सपेरिमेंटेशन है, पैसिव मेमोराइजेशन इसमें नहीं है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग हेल्प्स डेवलप, अनुभवात्मक अधिगम किसके विकास में मदद करता है अनुभवात्मक अधिगम? ओनली मेमोरी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉपिंग स्किल, एग्जाम ट्रिक, किसमें हेल्प करता है? तो आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग हेल्प करता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैंड्स ऑन लर्निंग? लर्निंग बाय डूइंग, जोर जोर से पढ़ना, कंडक्टिंग अ साइंस एक्सपेरिमेंट, लिसनिंग टू अ लेक्चर, वॉचिंग वीडियो, इसमें से कौन है जो हैंड्स ऑन लर्निंग है, यानी कि उस एक्टिविटी में आप शामिल होते हैं तब सीखते हैं? लर्निंग बाय डूइंग तो स्वाभाविक बात है, कंडक्टिंग अ साइंस एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होगा बच्चे, हैंड्स ऑन लर्निंग करते हैं, व्यवहारिक अधिगम होता है इसमें, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज ऑफन यूज्ड इन, अनुभवात्मक अधिगम का प्रयोग अक्सर होता है, कहाँ होता है? मोंटेसरी क्लासरूम में होता है, ट्रेडिशनल रोट बेस्ड स्कूल में होता है, रटने वाले स्कूल में होता है, कोचिंग सेंटर में होता है, ऑनलाइन क्विज में होता है, किस में होता है जिसमें एक्सपीरियंस होता है? कोचिंग सेंटर तो खत्म, क्योंकि उसमें एग्जाम पास करना उसका पर्पस होता है। ट्रेडिशनल रोड बेस्ड स्कूल, वैसा पारंपरिक स्कूल जिसमें रटाया जाता है, वो भी खत्म। ऑनलाइन क्विज क्विज करा रहा है तो उसमें कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं होगा, तो क्या होगा, मोंटेसरी क्लासरूम जो होता है उसमें क्या होता है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग यूज किया जाता है। विच ऑफ दिस प्रमोट्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग? इनमें से कौन है जो अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है? टीचर सेंटर्ड मेथड, शिक्षक केंद्रित, यानी कि बच्चे को सेंटर में नहीं रखना है, ओके, लर्नर सेंटर्ड, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, पैसिव नोट टेकिंग, पैसिव होकर के चुपचाप बोर्ड पर से लिखो, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इसमें से कौन होगा, तो लर्नर सेंटर्ड। वैसे भी हमारी जो टीचिंग पूरी की पूरी टीचिंग जो मेथोलॉजी है वो सारा का सारा क्या है, तो लर्नर सेंटर्ड है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज बेस्ड ऑन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग किस पे बेस्ड होता है? ऑब्जर्वेशन ऑनली, एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन, मेमोराइजेशन, रिपीटेशन, मेमोराइजेशन पहले कैंसिल हो गया, रिपीटेशन पहले कैंसिल हो गया, ऑब्जर्वेशन ओनली, सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं, ये क्या होता है, इसमें एक्सपीरियंस करते हैं और रिफ्लेक्शन होता है, जो कि अब कोलबा का जो साइकिल है उसमें ये दोनों आ जाता है। फ्लैश कार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपीरियंस लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग टूल, इसमें से कौन है जो अनुभवात्मक अधिगम उपकरण है? पहला फ्लैश कार्ड, दूसरा अधिगम डायरी, तीसरा मल्टीपल चॉइस टास्क, लेक्चर नोट, इसमें से कौन है जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग टूल है? आपको याद होगा अधिगम डायरी, आप क्या करते हैं, अपने जो जो सीखा है उसको क्या करते हैं, डायरी में उसको मेंटेन करते हैं, लिखते हैं, जो जो एक्टिविटी है उसको भी आप लिखते हैं उसमें, जो पर डे आपने जो किया है उसके बाद उसको स्टडी करते हैं, फिर सीखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लर्निंग जनरल हो जाएगा। उसके बाद एक्सपीरियंशियल लर्निंग इनकरेजेज लर्नर्स टू, अनुभवात्मक अधिगम शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित करता है? अवॉइड मिस्टेक, लर्नर लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, फॉलो फिक्स रूल्स, डिपेंड ऑन टीचर्स, गलतियों से बचिए, क्या इस बात को सिखाता है? अनुभव से सीखो, इस बात को बढ़ावा देता है। फॉलो फिक्स्ड रूल्स, किसी निश्चित रूल को फॉलो करो, क्या इसको बढ़ावा देता है? डिपेंड ऑन टीचर, हमेशा शिक्षक पर निर्भर करे, जो टीचर के उतना ही करो, तुमको जो करना है सारा का सारा टीचर से करवा लो। इसमें से कौन है जिसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग बढ़ावा देता है? तो वो है अनुभव से सीखना। बच्चे को क्या करते हैं, इसी बात के लिए तो उसको इनकरेज करते हैं कि खुद से क्या कीजिए, एक्टिविटी में शामिल होइए, एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिए, अपना सक्रिय भागीदारी की निभाइए उसमें, और खुद से अनुभव करके उसके बारे में
सीखिए। ठीक है? तो आज का क्लास हमारा इतना ही रहा। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम बात करने वाले हैं इंसिडेंशियल लर्निंग के बारे में, इंसिडेंटल लर्निंग, आकस्मिक अधिगम के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि 4 में से हम थर्ड के बारे में आज बात कर लिए, चौथा इंसिडेंटल लर्निंग है, आकस्मिक अधिगम, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।